प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। मुल्क में बड़े बड़े सियासतदानों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आवाम को महंगाई और ख़राब माशी हालात से कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा है। सियासी जमातों के हालात बेहतर हो रहे हैं तो कुछ सियासी जमातों में तोड़ फोड़ भी जारी है। साथ साथ नए इत्तेहाद भी बन रहे हैं चूँकि इलेक्शन करीब आने हैं, और फिर पार्टीज़ के अंदर कई इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। सियासी उमूर पर तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बात हर रोज़ ही होती है, लेकिन एक जमात ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत बचाएंगे, तो इसका मतलब ये था कि मुल्क की मईशत को सही रास्ते पर डालने की कोशिश करेंगे, अपनी सियासत को तरजीह नहीं देंगे। एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, जो कि अपनी जमात से इस वक्त इतने करीब नहीं है लेकिन फिर भी मुल्क की मईशत के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, और उन्होंने आज भी अपनी राय का इजहार किया है अपने एक आर्टिकल में। उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे और आगे चल के प्रोग्राम में मुल्क के दो नामवर सहाफ़ियों से भी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मिफ्ता साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ज़रा आप खुल के अगर ये बता दें हमें कि आप मुस्लिम लीग नून का अब हिस्सा हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आपकी जमात में आपकी इस वक्त पोजीशन क्या है? क्या नाराज़गी हुई सिर्फ पार्टी से या मुकम्मल अलहदगी हो चुकी है? जी शुक्रिया जुनैद भाई। मैं मुस्लिम लीग नून के तमाम ओहदों से, कमेटियों से जो थी जिस पे मैं मेंबर था, मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ काफ़ी अर्से पहले। मुझे याद नहीं है, चंद माह हो गए इस बात को, और कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना पार्टी की तरफ से ना मेरी तरफ से। और मैं दूसरा ये कि दोयम ये कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से या सियासत से, इंतखाबी सियासत से मैं दूर हट गया हूँ, और मैं जो है वो बस थोड़ा सा लिखना पढ़ने का काम करता हूँ मईशत के बारे में, और वरना अपना कारोबार करता हूँ। ठीक है। आप जब वज़ारत ख़जाना से हटे तो नवाज़ शरीफ साहब की आपसे मुलाकात हुई थी लंदन में। वापस जब आए हैं नवाज़ शरीफ साहब, चूँकि आपने आखिरी दिनों में भी सियासत से अलग होने के दौरान भी काफ़ी एहतराम से उनका हमेशा नाम लिया है, आपकी उनसे मुलाकात हुई है या आने वाले दिनों में मुलाकात हो सकती है आपकी नवाज़ शरीफ साहब से? नहीं, मुझे कोई मुलाकात नहीं हुई, और कोई ऐसा प्लान भी नहीं है मुलाकात का। तो मिफ्ता साहब, आपके दो करीबी दोस्त हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। आप इकट्ठे मुल्क की मुस्तकबिल की भी बात करते हैं और कॉन्फ्रेंसेस में भी हिस्सा होते हैं। वो दोनों लोग नई सियासी जमात बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं, दावा भी किया, इस बारे में बात भी कर चुके हैं। आपका इरादा है कि आप उस नई सियासी जमात में या किसी भी नई सियासी जमात में शामिल होंगे किसी मौके पर, अगर अभी नहीं तो मुस्तकबिल में? जुनैद भाई, मुस्तकबिल का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाल में यानी कि अभी अगले चंद माह तक मेरा कोई सियासत में जाने का इरादा नहीं है, सियासत में री एंट्री का इरादा नहीं है। अगले इलेक्शन अगर फरवरी में होते हैं तो उसके अंदर इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है। अभी जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं थोड़ा सा लिखने पढ़ने का काम कर रहा हूँ और थोड़ा अपना कारोबार पे भी नज़र दे रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज़रिया माश सियासत होता है, हम उनमें से नहीं हैं, तो हमको अपने को ज़रिया माश के बारे में भी काम करना होता है। तो थोड़े से हम पैसे भी कम कोशिश कमाने करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं। तो मैं आजकल पीछे हटा हुआ हूँ। अगर शाहिद अब्बासी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कभी पार्टी बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो मेरे बड़े दोस्त हैं, और दोस्त से ज़्यादा ये कि शाहिद भाई भी ये बात समझते हैं और मुस्तफ़ा भी ये बात समझते हैं कि जहाँ जिस जगह पे आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है, हमको पाकिस्तान को फिर से सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह हम लेके गए हैं। क्या ठीक है, आज अगर दुनिया के तमाम ममालिक आपसे चीदा ममालिक आपसे आगे निकल रहे हैं, दर्जा बदर्जा सब आगे बढ़ रहे हैं आपसे, बांग्लादेश आगे बढ़ गया, हिंदुस्तान आगे बढ़ गया, वगैरह वगैरह, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि शायद आपने कुछ गलतियाँ की हैं पिछले 75 साल में इस मुल्क को आगे ले जाने में, और उन गलतियों का मतलब उस गलतियों को ठीक करना है, और हम वो गलतियां ठीक नहीं कर रहे। आज भी अगर आपने जो शुरू में इब्तदाइये में क्लिप दिखाया तो यही दावा हो रहे हैं कि हम अगर वज़ीर आज़म बन जाएंगे या हम अगर पार्टी में आ जाए, हमारी पार्टी अगर जीत जाएगी तो मुल्क के मसले ठीक हो जाएंगे। भाई कोई ये नहीं बता रहा कि कैसे मसले ठीक होंगे। ये मुल्क का जो इतना बड़ा खसारा है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? ये जो 90 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनको आप स्कूल कैसे भेजेंगे? ये 90 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनको टीके देने के लिए आपके पास टीके हैं क्या? उनको तालीम देने के लिए असातिज़ा के आपके पास वसाइल हैं? अब 40% बच्चा जिस मुल्क में स्टंटेड है उसमें आप क्या क्या बातें कर रहे हैं? 40% बच्चा ये है कि जो 5 साल से छोटी उम्र का बच्चा, बड़ी आम इशू है। जब आप 42 साल की 2018 में जब आप हुकूमत का हिस्सा बने थे मिफ्ता साहब, तो आप वज़ारत ख़जाना आपके पास थी और उस वक्त आपकी तवज्जो बिल्कुल उन मामलात पर मरकूज़ थी। जब PDM हुकूमत तश्कील दी गई 2022 में तो आप वज़ीर ख़जाना बने। आपने फिर सियासी महाज पर भी बड़ा
खुल के डट कर अपने ख़यालात का इजहार किया और अपना एक मौक़िफ़ अपनाया, ख़ास तौर पर जो तनकीद की जा रही थी साबिक़ हुक्मरान जमात की जानिब से, उसके बाद आपका ये मौक़िफ़ कि अब आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, क्या वजह बनी? दिल टूटा है किसी बात से, कोई आपके एतमाद को ठेस पहुँची जिसकी वजह से आपने ये फ़ैसला किया? देखिए जुनैद भाई, ये मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि दिल टूट गया तो मैं सियासत डिफरेंटली कर लूँ। एक प्रोसेस होता है एवोल्यूशन का, एक मतलब एक प्रोसेस होता है। आप सोचते हैं कि आप देखते हैं कि मुल्क के मसाइल क्या हैं और हम हल क्या निकाल रहे हैं। अगर मुल्क के मसाइल ये हैं कि मुल्क के अंदर आपका डेफिसिट ज़्यादा से ज़्यादा है, तो फिर आपको ये तो नहीं करना चाहिए कि बिजली सस्ती से सस्ती कर दो, आप निजकारी की तरफ जाएँ, आप कोई रिफॉर्म्स लेकर आएँ। रिफॉर्म ये भी नहीं है कि आप बिजली महंगी कर दें, गैस महंगी कर दें। रिफॉर्म्स ये है कि आप UFG कम करें, आप मतलब निजकारी करें। PIA के अंदर जो आज मैंने मजमून लिखा है डाउन के अंदर कि PIA के अंदर हम 715 अरब रुपए का तो नुकसान कर चुके हैं। रेलवे के अंदर हम 15 साल के अंदर 780 अरब रुपए का नुकसान कर चुके हैं। तो और कितना नुकसान करेंगे इस कौम का? इन पैसों में मैंने गुजारिश की कि 18,000 आप स्कूलें बना सकते हैं पाकिस्तान में। जब 90 लाख बच्चा इस साल जो पैदा हुआ है, जो 5 साल की उम्र में स्कूल जाएगा, तो उनके लिए आपको 2 लाख और क्लासरूम्स चाहिए होंगी। वो तो आपके पास नहीं है। आपके पास 2 लाख और टीचर्स चाहिए होंगे, वो तो आपके पास नहीं है। जब आपका बच्चा एवरेज में मैथ और साइंस में पूरे पाकिस्तान में फेल होता है, एवरेज पे 27 नंबर मैथ में लेता है, 31 नंबर साइंस में लेता है, तो उसका तो आपने कोई सद्देबाब किया नहीं। अगर ये कौम आपकी जो बच्चों की बड़ी हो रही है, पौध ये पढ़ी लिखी नहीं होगी, ये मैथ नहीं कर सकेगी, साइंस नहीं कर सकेगी, मेंटली स्टंटेड होंगे, तो आप दुनिया से क्या कम्पीट करेंगे? आप कौन सी बात कर रहे हैं अमीर मुल्क बनने की और एशियन टाइगर बनने की? कौन सी खाम ख्याली की बातें हैं जब बेसिक्स ठीक नहीं है? जिस बच्चे के पेट में अनाज नहीं है, उस बच्चे को आप क्या पढ़ाएंगे? मुफ्ती साहब, तो तासुर जो ये है कि इलेक्शन के बाद मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे, आपको लगता है कि कोई उम्मीद रखनी चाहिए, या फिर जो एक बात की जाती है कि जो 2018 से 22 तक या फिर पिछले 10 बरस में जो मुआशी नुकसानात उठाए हैं पाकिस्तान ने, जिस मुआशी भंवर में हम अब फंसे हैं, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मिलेनियल्स और जनरेशन Z के लोगों को हुआ है। ज़ाहिर है आपकी आगे आने वाली नस्ल भी, हम जैसे लोग भी उसमें शामिल हैं। वो इसी सियासी भंवर में फंसे रहेंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे, या इससे निकलने की कोई उम्मीद बाकी है अब भी? देखिए, जब जून जुलाई में शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए, तो फ़ौरन से जाके IMF तैयार हो गया और इन्होंने जो है फ़ौरन जाके IMF ने प्रोग्राम कर दिया। उससे पहले हमने कहाँ बातें करी कि वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़े हुए हैं, वो हमारी खुद मुख्तारी के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने सिर्फ जाके उनसे सही तरीके से बात करनी थी। तो दुनिया भी नहीं चाहती कि हम डिफ़ॉल्ट करें। जैसे आपने वो डिफ़ॉल्ट से बचाया, कुछ कदम इक़दाम इस हुकूमत ने आके लिए हैं। आज गंदम भी पाकिस्तान में सस्ता हो गया इस हुकूमत के आने के बाद, दीगर चीज़ें भी हुई हैं, तो चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं। आज आप देखें कि दुनिया की ऑयल प्राइसेस जो $105 थी जब मैं वज़ीर ख़जाना था, आज $70 हो गई हैं। तो 50% 33% वहाँ से गिरी हैं। तो मतलब वीट की प्राइस कम हो गई है दुनिया भर में, यूरिया की प्राइस कम हो गई। तो आई थिंक कि जो मुश्किल तरीन वक्त था शायद हमारा वो गुजर गया है, और आने वाले महीनों में मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी अगर हुकूमत कोई पॉलिसी में एब्रप्ट चेंज ना करे। अगर IMF से आप साथ दोस्ती रखें, आप ज़्यादा डॉलर के अंदर वो ना करें, मार्केट के अंदर वो ना करें, आप स्मगलिंग बिल्कुल रोकें, आप इंपोर्ट के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखें, लेकिन आप बाकी मार्केट में आप इंटरफेयर ना करें। अगर आप इनको चीज़ों को सही चलने दें, थोड़ा एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को ठीक करना है, तो सोशल इंडिकेटर्स, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना होगा, आपको एजुकेशन का रिफॉर्म्स करने होंगे, आपको निजकारी करनी होगी एजुकेशन प्रोग्राम्स की, बच्चों को वाउचर्स देने होंगे ताकि वो जाके प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ सकें, आपको टैलेंटेड बच्चों के लिए महंगे स्कूल के प्रोग्राम्स करने होंगे। ये अगर आप चीज़ें नहीं करेंगे जो दुनिया में होती हैं, तो पाकिस्तान कहीं नहीं पहुंचेगा भाई। तो मुफ्ती साहब, आपने अपने रोज़ाना डॉन में कॉलम में भी इसकी बात की है। स्टील मिल के जो हालात हैं, PIA के जो हालात हैं, होश उड़ा देते हैं वो आदाद शुमार। ये PIA और स्टील मिल ये मुकम्मल तौर पर लाइलाज हैं, या फिर इनका हल मौजूद है जिस पे कुछ चीज़ें ऐसी जिस पर अमल दरामद करके इस मसले को हल किया जा सकता है? हल तो बड़ा आसान है जुनैद भाई। 5 पाकिस्तान में एयरलाइन हैं, 4 जो है वो नफ़ा करती हैं, और नफ़ा करती हैं तो टैक्स देती हैं, और नफ़ा नहीं करती तो हमारी कोई परेशानी नहीं है उसके ऊपर, वो उनका नुकसान है।
अगर वो नफ़ा कर लेती हैं तो 35% हमको टैक्स देती हैं। उसके अलावा सिविल एविएशन के ड्यूज़ देती हैं, पेट्रोल के पैसे तनख्वाह पे वक्त पे देती हैं, तनख्वाह भी पे लोगों को भी रखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि एक एयरलाइन रखी है जिसके अंदर हम 717 अरब रुपया नुकसान कर चुके हैं, 90 अरब रुपया हमने पिछले साल नुकसान किया है, 100 अरब रुपया इस साल नुकसान करेंगे। 173 अरब रुपये पिछले 15 साल में हम इसमें डाल चुके हैं PIA के अंदर। 260 अरब रुपए के हमने गारंटीड लोन्स दिलवाए हैं, यानी कि हुकूमत उसकी जिम्मेदार है, यानी कि 400-425 अरब रुपया तो हम पिछले 4 साल में डाल चुके हैं। अगर ये पैसे हम PIA में ना डालें तो हम कितने अस्पताल बना लें पाकिस्तान में, ये पैसे हम PIA में ना डालें तो कितनी स्कूलें बना लें। और PIA कितनी एम्प्लॉयमेंट देती है, 8000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं PIA के पास, और पायलट्स के अलावा तो बेचारे सारे कैबिन क्रू, एयरपोर्ट स्टाफ तो अंडरपेड होता है। तो मतलब हमें क्या ज़रूरत है कि PIA को रखें, हम प्राइवेटाइज करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि स्टील मिल को रखें, स्टील मिल तो वैसे ही 1960 की रशिया की मिल है, वो कहाँ पहुँच सकती है। ये आपने पाकिस्तान रेलवे रखी है, वे आपने 800 अरब रुपया इस पर नुकसान करा हुआ है पिछले सालों में, 15 सालों में। आप इसको प्राइवेटाइज कर दें, ट्रेनें भी वक्त पे चलेंगी, दुनिया में खुलती हैं। आप ट्रैक प्राइवेटाइज कर दें, मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेट नहीं करती है, मिनिस्ट्री सेफ्टी को नहीं देखती है। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी ने आज तक आपने सुना है कि किसी ने पाकिस्तान में रिज़ाइन किया हो? तो ये क्यों नहीं हम करते? ये तो हमें ये डिस्कोज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। आप सवाल पूछ रहे क्यों नहीं हम करते? आपके वजीर रहे एक दफा से ज्यादा, कौन नहीं करने देता? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते ये हो? सर 2-3 इसमें वजूहत हैं। एक तो ये कि एक तो सियासतदान के अंदर भी बहुत सारी, हर पार्टी में कुछ लोग हैं कि जो निजकारी के खिलाफ हैं। दूसरा ज़ाहिर है कि जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डर लगता है, और सही जेन्युइन डर भी लगता है कि यार हमारी नौकरी का क्या हो गया। जिनको अश्योर हम कर चुके हैं कि भाई तुम्हारी नौकरियां रहेंगी, और उनको आप देखें ना, स्टील मिल 8 साल से बंद है, हम तनख्वाहें दे रहे हैं। उसके बाद सर इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ लोगों की तो उस पर लगे होते हैं ना, लॉटरियाँ लगी होती हैं, जो पैसे कमा रहे हैं 2 नंबर से कमा रहे हैं, जो PIA से, रेलवे से, दीगर जगहों से, तो वो नहीं रोकते, वो रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये सियासी फ़ैसला है जो किसी पॉलिटिशियन को थोड़ा सा मुश्किल फ़ैसले लेने हैं। लेकिन हमारी कौम को अंदर ये मुश्किल फ़ैसले लेने के हमारे सियासतदान को आदत ही नहीं है। कि मतलब अगर थोड़ा सा गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ा देना जो है ना, ये आसान लगता है कि चलो यूँ करो यार, आप PIA को 50 अरब रुपए दे दो। भाई 50 अरब रुपए किसी की जेब से जा रहे हैं ना, या मनी सप्लाई हो रही है, पैसे छाप रहे हैं आप, उससे महंगाई बढ़ रही है। तो जब ये बात करते हैं कि हम आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, जो सारी पार्टियों के लीडरान ये वो क्लेम करते हैं कि हम आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो सवाल है कि कैसे ठीक होगा? एक प्लान तो देना कि क्या आप मनी सप्लाई कम करेंगे, डेफिसिट कम करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, NFC अवार्ड को फिर से देखेंगे, आप क्या एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएंगे, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाएंगे। 51% आपकी इकोनॉमी जो है वो रिटेल और होलसेल सर्विस सेक्टर है, आप टैक्स नहीं लेते। ये जब हम पुरताइश तर्ज ज़िंदगी की बात करते हैं मिफ्ता साहब, आप जब वज़ीर बने PDM हुकूमत कायम होने के बाद, तो बड़ी सख्ती की गई कि गैर ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई, सख्त पाबंदी थी। आप कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इजहार करते थे। हमें कई कारोबारी हलकों से पता लगा कि इस हद तक पाबंदी है कि मिफ्ता साहब के ख़ानदान का जो अपना कारोबार है उसको भी इजाज़त नहीं है इंपोर्ट करने की। तो वजह ये बताई गई कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर पैसा खर्चा जाता है, डॉलर सारे उधर चले जाते हैं, तो पाबंदी लगेगी। वो कुछ अर्सा रही पाबंदी, अब ख़त्म हो गई है। अब महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, चॉकलेट्स भी आ रही हैं, वो सब चीज़ें जिसकी शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानी कौम को, वो सब आ रही हैं वापस। तो इसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब है? सर मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि एक दिन मेरे भतीजे ने मुझे कहा कि वो एक मर्सिडीज़ ख़रीद रहा था E क्लास। जिस दिन उसने कहा, मैंने उसी दिन स्टेट बैंक को फ़ोन करा, मैंने कहा एक LC नहीं खोलने देना, फ़ौरन बनी हुई बाहर से बनी हुई गाड़ियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम 2-4 साल उसके बगैर रह सकते हैं। देखें, हमें गंदम की ज़रूरत है, हमें मतलब कपास की ज़रूरत है, दीगर जो ज़रूरी अशियाएँ, खुर्दनी तेल है उसकी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें की ज़रूरत है। लेकिन हम 3 साल निकाल सकते हैं बगैर गाड़ियों के, बगैर नई पाकिस्तानी गाड़ियाँ ख़रीद लें ना, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बनती हैं पाकिस्तान में, बेहतरीन गाड़ियाँ बनती हैं। तो हम मतलब उसको हम थोड़ा सा रैशनलाइज़ कर रहे थे इस वक्त। मैं तो ये समझता हूँ, सच्ची बात है जुनैद भाई, कि जो भी फैक्ट्री भी लगाना आप दे रहे हैं उसमें भी आप ये पाबंदी लगाएं कि 25% एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको फैक्ट्री लगाने देंगे। क्योंकि आप अगर फैक्ट्री खरीद लगाते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीन इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद अगर एक पैसे का भी एक्सपोर्ट नहीं करते तो हमारे पास डॉलर ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में मसला जो है वो तो डॉलर का है। तो आप थोड़ी सी पॉलिसीज़ को चेंज करें। हमने बहुत सारे मराद दिए हैं, जो फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हमारी मराद देती हैं, हमने भी अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत मराद दिए हैं।
लेकिन वो इतने फ़ायदा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टफ लव भी होना चाहिए, थोड़े से न्यूमेरिकल टारगेट्स भी होने चाहिए कि आपने इतनी एक्सपोर्ट करनी है, और ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए जहाँ पे हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। आप इतने बड़े मुल्क से अगर 30 अरब डॉलर का भी एक्सपोर्ट ना कर सकें, मैं आपको एक आखिरी अगर स्टेटिस्टिक्स इजाज़त दें कि 1990 की दिहाई के 2000 ले लें, 2000 के बिगिनिंग में जब हमारा एक्सपोर्ट 16 बिलियन था, तो वियतनाम का एक्सपोर्ट 300 बिलियन था, हमसे ज़्यादा था, डबल था, लेकिन 300 था, हमारा 16 था, उनका 30 बिलियन था। आज हमारा 16 से बढ़ के 30 पहुँचा है, उनका 300 से बढ़ के 370 हो गया है। वो तो 76 अरब डॉलर की तो सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ 68 अरब डॉलर का मोबाइल फ़ोन बेचते हैं। क्यों मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री उनके यहाँ क्यों लगी, हमारे यहाँ क्यों नहीं लगी, ये भी हमको सवाल पूछना चाहिए। हमारे मुस्तकबिल की तरफ देखें, आपकी इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, तो मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है जो मुल्क को माशी बहरान से निकाल सकते हैं। ये सच है उनका ये दावा? देखिए मियाँ साहब एक बहुत ही जय्यद पाकिस्तानी सियासी लीडर हैं, और 3 मरतबा इन्होंने वज़ीर आज़म का भी रोल अदा किया है। उनकी एक नॉन टीम है जिसमें डार साहब शामिल हैं। डार साहब की पिछले साल में परफॉर्मेंस क्या रही वो भी कौम के सामने है। जो 13 से 18 की डार साहब की परफॉर्मेंस थी, जिसके अंदर एक्सपोर्ट हमारा 13.5% से गिर कर GDP का हिस्सा 8.9% हो गया, वो भी कौम के सामने है। आखिरी 10 महीने में 11 महीने में डार साहब की वजारत के $10 बिलियन स्टेट बैंक ने एक्सचेंज इंटरबैंक मार्केट में डाले, ये भी कौम के सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम लीडरान जो हैं, मियाँ साहब को तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम आता है, तमाम लीडरान काबिल हैं, लेकिन हमें प्लान तो बताना चाहिए ना। ये लीडरों का फ़र्ज़ है कि हमें प्लान तो बताना कि हम क्या करेंगे, हम किधर से टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना ज़रूरी है, हम NFC अवार्ड का क्या करेंगे, हम बजट डेफिसिट कैसे कम करेंगे, हम जो स्टेट बैंक पैसे छाप रही है इसको कैसे कम करेंगे, क्योंकि पैसे कम नहीं करेंगे तो महंगाई कम करना बहुत मुश्किल होगी। ये बातें कहें ना, ये कहना तो काफ़ी नहीं है अगर कि बिलावल भुट्टो साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब या कोई भी साहब, मौलाना फजलुर रहमान या साद रिजवी साहब अगर ये क्लेम करते हैं कि मैं आ जाऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो बात ठीक है, आप आ जाएंगे तो अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, लेकिन किस तरह होगा ये तो पता है ना। मुफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम कैप्टन डालने के लिए। मुल्क की मईशत संभलेगी नहीं और आगे बेहतर नहीं होगी तो ना ही सियासत बच सकेगी, ना ही इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल रोशन हो सकेगा। मुल्क की सियासत में इस वक्त जो हो रहा है उसका अगला राउंड क्या हो सकता है, हम सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास और आदिल शाहज़ेब से बात करेंगे एक ब्रेक के। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सियासत और मईशत की बात हुई। अब कुछ फैसले हो गए हैं पिछले चंद दिन में, ख़ासतौर पर PTI के नए चेयरमैन का, और फिर कुछ बड़े सियासतदानों को रिलीफ मिलने के अदालती फैसले भी सामने आ रहे हैं। इस सूरत में क्या अब से लेकर आगे तक जब इंतखाबी मुहिम शुरू होनी है, इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी है, उसमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, क्या सियासी हालात बदल जाएंगे? इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आदिल शाहज़ेब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमें वीडियो लिंक पर कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, पिछले चंद दिन में जो वाक़यात हुए हैं और PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, जो शिकायत चली आ रही थी उसको हम मद्देनज़र रखना चाहते हैं, और जो एक शिकायत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तमाम सियासी जमातों को, उस पर साद रफ़ीक साहब ने बात की है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो उनकी हम गुफ्तगू आपको दिखाते हैं, देन हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी जेल में कभी जलावतनी में। हम उन्हें ये मशवरा देंगे कि वो इलेक्शन लड़े, तो PTI को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्हें बिल्कुल बाइकआउट नहीं करना चाहिए, और उन्हें अपने जो भी उनके वोटर हैं उनकी तवक्कुआत पूरी करनी चाहिए, हमें अपने वोटर की करनी चाहिए। फिर जब नई असेंबली बनेगी तो नई सियासत शुरू होगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई जमात सियासी इंतखाबी अमल से बाहर रहे। ये खुशाइन बात है, और क्या इससे लेवल प्लेइंग फील्ड की शुरुआत हो सकेगी सब जमातों के लिए, या मुमकिन नहीं है? मोहम्मद जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। आई थिंक खुशाइन तो नहीं है, पाकिस्तान का आइन यही कहता है अगर आप किसी सियासी जमात को किसी भी वजह से इलेक्शन से आउट रखेंगे तो फिर इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल तो उठते हैं, और माजी में भी यही होता रहा है। लेकिन अगर एक सियासी जमात खुद को उसका कॉन्डक्ट ही ऐसे हो कि वो खुद को दीवार से लगाने के लिए ही सब कुछ कर रही हो, और मैं तहरीक इंसाफ की बात करूं, पिछले 1.5 साल में जो तहरीक इंसाफ ने सियासत की, जिसका हमने पीक देखा 9 मई तक, अब जब आप रियासत को चैलेंज करेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो फिर रियासत रिस्पॉन्ड भी करेगी, तो ऑब्वियसली उसमें फिर पाकिस्तान का हमारी एक तल्ख तारीख रही है, उसमें जब रियासत फिर रिस्पॉन्ड करती है
तो फिर आपको मिसालें हमारे सामने कई मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे ख्याल में कि 15 दिसंबर को जब इलेक्शन स्केड्यूल शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या उन्हें उसी तरह जलसों की इजाज़त है जिस तरह बाकियों की। वर्कर कन्वेंशन तहरीक इंसाफ भी कर रही है, वर्कर कन्वेंशन पीपल्स पार्टी भी कर रही है, वर्कर कन्वेंशन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। देखिए, हमने 2018 का इलेक्शन देखा था जब एक प्री पोल रिगिंग का आगाज 2016 से हो गया था, बड़ी एक सिस्टमैटिक, और वो बिल्कुल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, हम सबको पता था, हम सबके मुंह पे टेपें लगा दी गई थी। फिर आरटीएस जब फेल हुआ तो वो मामला मुकम्मल हुआ। उसके बाद 3.5 साल इमरान खान साहब की जिस तरह से गवर्नमेंट चलाई गई तो वो उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ था। पाकिस्तान की 90% जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमातों की बात की जाए 10% ही है ना, परसेंटेज वाइज अगर आप बात करें तो तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें इस्टेब्लिशमेंट ने गोद से क्यों उतारा और इस्टेब्लिशमेंट हमें दोबारा गोद में बिठा के इमरान खान साहब को वजीर आजम बनवा ले, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो ये नहीं कहते। माजी से भी इसका जोड़ा है मजहर साहब, यही है इसका मतलब क्या कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है, और क्या सादर रफीक का ईमानदाराना मशवरा है या फिर उन्होंने बस एक रस्मी कार्रवाई पूरी की? शुक्रिया जुनेद। देखिए, असल चीज़ ये है कि हम क्या समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, कोई पार्टी क्या समझती है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप एज ए डेमोक्रेट क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि आज मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, हर चीज़ पर कमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अगर फ्री मीडिया नहीं है तो डेमोक्रेसी का तसव्वुर नहीं है। और अगर किसी सियासी जमात को, किसी पॉपुलर लीडर को, माजी में भी ऐसा होता रहा है, ये बात ठीक है, हम उसी सियासी दायरे में घूम रहे हैं, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, हम शख्सियात तब्दील हो जाती हैं, हमारा सिस्टम उसी तरह चलता रहता है। कल 2017 में नवाज़ शरीफ साहब को आउट किया गया, 2018 का इलेक्शन मैनेज हुआ, 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मैनेज किया गया, वही सिलसिला चल रहा है ना। तो आप आज कैसे कह सकते हैं कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है? नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड। एक तो इब्तदाई नतीजा आपको मौसूल हो गया कि जी इमरान खान जो है अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे। यही सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में अब जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या आज़ादाना तरीके से अपनी नॉमिनेशन फ़ाइल करने की इजाज़त होती है, या जो नॉमिनेशन फ़ाइल करने जाएगा उसके घर पे छापा पड़ जाएगा। कोई अगर ऐसा होता है, तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं मिलती या उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं, मीडिया पर ये होता है कि तहरीक इंसाफ के जलसे को किस तरह दिखाया जाए, मुस्लिम लीग नून और पीपल, तो जब तक आप उस तरीके से वो नहीं करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही होती है, चाहे PMLN वाला केस हो, पीपल्स पार्टी वाला केस हो, PTI वाला केस हो। अभी हम देखेंगे PTI के इलेक्शन जो हुए हैं उसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करती है? क्या PTI से बल्ले का निशान भी ले लिया जाएगा? अगर बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है तो PTI के पास क्या ऑप्शंस होंगे? तो अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि किस तरह, लेकिन ऑलरेडी PTI अंडर प्रेशर है। PTI के लिए वो माहौल नहीं है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि तमाम जमातों के लिए इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिस तरह माजी में नून को प्रॉब्लम थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम थी, जैसे PTI को प्रॉब्लम। आपने कहा इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा, आदिल साहब उस शेड्यूल के आने के बाद जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, इनकी जो इंतखाबी हल्के की सियासत है वो इतनी अपनी जगह मजबूत तौर पर मौजूद है कि उसकी बुनियाद पर ये उस तरीके से इलेक्शन में जा सकेंगे जैसे कि 2018 में गहमा गहमी तो थी नवाज शरीफ के मैदान में ना होने के बावजूद। एक तो देखिए जुनैद, मैं एक बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, बतौर सहाफ़ी और बतौर डेमोक्रेट, मज़हर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तमाम जमातों के लिए सेम होनी चाहिए। लेकिन जब हम साथ में ये बात नहीं करेंगे कि यही जमात, इसने 3.5 साल, आज अगर हम मीडिया पर कदगनों की बात करते हैं और हम उन 3.5 सालों को भूल जाते हैं, और फिर हमारे कुछ साथी जो
बिल्कुल लिटरली पीटीआई के कारकुन बनकर ये कह रहे हैं कि जी ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन उनके लिए जुल्म जो है क्या तरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद शुरू हुआ? पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, क्या वो 2021 या 22 में शुरू हुई है या उससे पहले शुरू हुई है? तो हमें कंपैरिजन भी करना होगा और फिर हमें ये देखना होगा कि हम जिस जमात के साथ आज जो कुछ हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, अपना एजेंडा क्या है। क्या आज भी इमरान खान ये नहीं चाहते कि फौज मुझे रास्ता दे, जो फौज कहे मैं वही करूंगा? फिर आज बिलावल भुट्टो साहब ने गेट नंबर 4 का हवाला देते हुए क्या कहा है, आपको एक ब्रेक के बाद बताएंगे और फिर उस पर सवाल करेंगे। वेलकम बैक। सियासी सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट का हवाला देते हुए या गेट नंबर 4 की सियासत का हवाला देते हुए आज क्या कहा है, आपको दिखाता। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। मजहर साहब, ये कोई भी सियासी जमात ये दावा कर सकती है या सिर्फ वही सियासी जमात ये दावा कर सकती है जिसका कोई माजी हो ही ना? क्योंकि दौरे हाजिर के लोग ये तो नहीं भूल सकते कि बलूचिस्तान में हुकूमत कैसे बदल दी गई थी नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में, और सादिक संजानी साहब की किन शख्सियात के साथ तस्वीरें आ गई थी। इन चीज़ों को भुलाए बगैर या इन चीज़ों का जिक्र किए बगैर कोई इस तरह का दावा कर सकता है आज की सियासत में? नहीं कर सकता। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है, अभी आदिल जो बात कह रहे थे, पीटीआई के दौर में मीडिया के साथ बहुत बुरा हुआ, तो क्या मीडिया नहीं खड़ा हुआ? मुझे नहीं पता उस ज़माने में कौन से सहाफ़ी थे जो नहीं खड़े हुए, और जो उस ज़माने में नहीं खड़े हुए वो शायद आज भी नहीं खड़े हों, और जो उस ज़माने में खड़े थे वो आज भी खड़े हैं, जो उस ज़माने में गलत कह रहे थे वो आज भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो दायरा तो एक ही है, तो ये नहीं हो सकता कि हम एक को टारगेट करें और दूसरे को। तो अगर आप तकाबली जायज़ा लें तो आपको ये नज़र आता है। आज जब बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं कि गेट नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो कल क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए गए? पीपल्स पार्टी ने भी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किए, PMLN ने भी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किए, PTI ने भी ये मुसलसल ये कहती रही, इवन अदम एतमाद की तहरीक के बाद भी, कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करे। कोई ये बात नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से दूर रहे, कोई ये बात नहीं कह रहा। PTI की पोजीशन ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से दूर रहे। PMLN कल तक गुजरांवाला की तकरीर ले लें और आज के नवाज शरीफ को ले लें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि रिवॉल्व कर रही है उससे, हमारे यहाँ पॉलिटिकल दायरा वही चल रहा है, वही अदलिया का किरदार है, वही आपको कहीं इस्टेब्लिशमेंट का किरदार। तो पॉलिटिकल सिस्टम सैंडविच है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान, और वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें कैरेक्टर्स बदल रहे हैं लेकिन चीज़ें वही हो रही हैं। आदिल साहब, आपके ख्याल से क्या कहना चाह रहे हैं बिलावल कि वो गेट नंबर 4 की सियासत नहीं करते? देखिए, मैं एक तो बसद एहतराम बिलावल जो हमारी इमर्जिंग लीडरशिप है उसमें बड़े डायनामिक, और उनका फ्यूचर भी मैं पर्सनली समझता हूँ कि इट्स वेरी ब्राइट, काफ़ी क्लोज उनसे जो इंटरेक्शंस और वो हमारे रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान की, और सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो है, पहले उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक विंग होता था छोटा सा, अब हर सियासी जमात जो है वो ख़ुद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन गई है। मुक्तदिरा से मामलात दुरुस्त करना, मुक्तदिरा की सियासत करना, मुक्तदिरा को फोकस बना के उनके साथ अगर बुरा होता है तो इस्टेब्लिशमेंट बुरी बन जाती है, उनके साथ अगर अच्छा हो रहा होता है तो इस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी होती है। इस चीज़ को अब हमें देखें समझना होगा कि हम सिर्फ मुक्तदिरा को अब बिल्कुल, हम 75 सालों में जितनी सियासत में मुदाखलत उन्होंने की है उसकी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पहुँचा, लेकिन हमारे सियासतदानों ने कंधा दिया है उन्हें और आज भी दे रहे हैं। उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी की आप बात ना करें, सिर्फ नून लीग की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना करें। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो बलूचिस्तान में किया उस पर बाकायदा उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी, लेकिन किसको नहीं पता कि बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की असल वजह जो है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा शामिल हुए थे वो वापस जाके नून लीग में शामिल करवा दिए गए। जो बाकी मानदा बाप पार्टी शामिल होनी थी पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने ख़त लिख दिया उनको। जो आपकी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में शामिल हो रहे थे उन्होंने पीपल्स पार्टी में आना था। परवेज़ खटक साहब की पार्टी में जो शामिल होना है उन्होंने पीपल्स पार्टी में आना था, वो नहीं आए।
तो पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बयानात शुरू किए उससे कुछ नाराज़ियाँ कुछ लोगों की बढ़ी, और जरदारी साहब ने आके और उन्होंने बड़ा बुरा किया ऑन एयर आके अपने मतलब होने वाले जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म प्रोजेक्ट उनको आप स्नब कर रहे हैं। तो कुछ किसको समझ नहीं आ रही कि उनको स्नब करने की वजह ये थी कि वो चैलेंज कर रहे थे एक स्टांस को, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे थे, PMLN को चैलेंज कर रहे थे। तो मैं मज़र साहब से बसद एहतराम ये तमाम चीज़ें जो है मैं उनके साथ एग्री कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क सिर्फ 10-15% है। ठीक है मज़र साहब, एक दिलचस्प बात यह है, आपसे और आदत से दोनों से सवाल है आखिर में, कि एक तरफ कुछ सियासी जमातें कह रही हैं कि एक पार्टी किंग्स पार्टी बन गई या एक पार्टी लाडली पार्टी बन गई, फिर कहते हैं इंटरव्यूज़ में कि कोई पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, बननी तो मखलूत हुकूमत ही है, निज़ाम तो मिलके ही चलाना है। ये सबको कैसे पता है? राजा परवेज़ अशरफ साहब हो गए और शख्सियात हो गई, उनको कैसे पता है कि एक पार्टी नहीं जीत सकेगी या मखलूत हुकूमत ही बनेगी? जुनेद, ये हमेशा से है। 88 में जब IGI बनी तो पता चल गया कि बेनज़ीर भुट्टो की को कट टू साइज़ कर दिया गया है। जब 90 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, सबको पता था नवाज़ शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। 93 में हुकूमत ख़त्म हुई, सबको पता था पीपल्स पार्टी वापस आएगी। 96 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई, पता चल गया था कि 97 में नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। तो हमारे यहाँ इतनी प्रिडिक्टेबल इलेक्शंस हैं कि आपको इलेक्शन से पहले उनके नताइज का पता चल जाता है। जो जहाँ चीज़ें समरसॉल्ट करती हैं, जैसे कराची में है, कराची में 2018 में MQM तमाम तर मुश्किलात के बावजूद MQM को 10-12 सीटें मिल रही थीं, लेकिन पंजाब के रिजल्ट कुछ तब्दील हुए तो यहाँ से सीटें उठा के उनको दे दी गई। यहाँ MQM को टूट बटूट बना दिया गया, इतना तोड़ा गया। तो हमारे यहाँ पार्टियाँ बनाने, पार्टियाँ तोड़ने, हुकूमतें बनाने, हुकूमतें तोड़ने का अमल जब तक ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होगा, और अगर वो नहीं होगा तो पाकिस्तान का माशी निज़ाम। सब क्या यही है आप सबके जहन में भी कि मखलूत हुकूमत ही बनेगी या फिर ये सरप्राइज होगा सब कुछ इलेक्शन के बाद? देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अब तो पता नहीं कि 15 दिसंबर के बाद क्या होगा क्या, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, मुझे तहरीक इंसाफ मजीद सुकड़ती नज़र आ रही है। और मैं आपको सियासी तज्जिया दे रहा हूँ, उससे मुक्तदिरा को और बाकी चीज़ों को साइड पे रख दें। तहरीक इंसाफ मुझे सुकड़ती नज़र आ रही है। PMLN will emerge as the largest party, और शायद उनकी पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट आए। और मुझे वैसी मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि शायद दोनों पार्टीज की किसी लेवल पर ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि सदर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के आ जाएंगे, मियाँ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मतलब ये एक मिरेकल होगा अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अगले इलेक्शंस जीत जाए, हालात अगर इसी तरह रहे। बहुत शुक्रिया आदिल शाह साहब। प्रोग्राम कैपिटल टॉक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।